हेलो दोस्तों, मैं हूं तोज पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं तोज एरिया में। तो दोस्तों, आज हमारा दूसरा टॉपिक है वही क्लास 6 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से वही पुरानी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। और जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो दोस्तों, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। यानी अगर हम कहें कि पृथ्वी को अगर वास्तविक रूप में दर्शाना हो तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे? एक ग्लोब के माध्यम से। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। तो वह क्या है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं। ये वाली सुई जो ऊपर से सटी हुई है वही वाली सुई है। तो यह क्या है? इसका अक्ष डिसाइड करती है। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित रहती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ग्लोब जो है पृथ्वी का वही वास्तविक प्रतिरूप है। तो इसमें भी सुई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको एडजस्ट करने के लिए जो है ग्लोब को उसका अक्ष शो करने के लिए वो पिन लगाए जाते हैं, वो सुई लगाई जाती है। तो पृथ्वी वास्तव में थोड़ा सा अपने अक्ष पर झुकी हुई है। थोड़ा क्या, 66.5 डिग्री पूरा घूमी हुई है। तो 66.5 डिग्री घूमने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है अपने जो लंब कक्षीय समतल से जो लंब बनाती है उससे 23.5 डिग्री मुड़ी हुई है। तो चलिए अभी हम इसे आगे समझेंगे। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। कहने का मतलब पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा गई है, काल्पनिक रेखा, वह अक्षांशीय रेखा ही है और वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर वाला जो भाग है, मतलब जहाँ से वह विषुवत वृत्त पृथ्वी को काटती है, उसके ऊपर उत्तर वाला भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है तथा नीचे वाला भाग जो दक्षिण वाला है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो पहले ये देखिए कि विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा डाउट ये है कि इसे वृत्त और रेखा दोनों कैसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे अगर हमारा विषुवत वृत्त है,
इस पर जो अगर हम पृथ्वी को देखें 2 बराबर भागों में बाँट रही है, तो अगर हम इसका सिर्फ एक आधा भाग ही ले लें तो चूँकि पृथ्वी का शेप गोलाकार है तो वैसे अंडाकार, लेकिन हम गोला मान लेते हैं। तो जब उसमें हम देखेंगे कि आधे पार्ट में अगर हम एक रेखा ले जाते हैं तो वो रेखा मानी जाएगी, लेकिन जब वही पृथ्वी के चारों तरफ आकर मिल जाएगी, मतलब 360 डिग्री पूरा टर्न कर जाएगी, तब वो एक वृत्त बन जाती है। तो यही कारण है कि इसको हम एक सामने वाले भाग तक देखें तो सिर्फ ये एक रेखा रहती है, लेकिन जब पूरी पृथ्वी का अगर एक वो निकाल लें, एक परिधि निकालें, एक रेखा निकालें चारों तरफ से, तो वह एक वृत्त बनाएगी। तो यही कारण है कि यह समांतर अक्षांश रेखा भी है और उसका अक्षांश वृत्त भी है। अच्छा, ये सबसे बड़ी वृत्त है क्योंकि ये पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और बीच में उभरी हुई है, और सबसे ज़्यादा इसका वो क्षेत्र जो है वह विषुवत रेखा पर ही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री या 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी का चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, यानी ये ध्रुवों के बीच की दूरी जो है चारों ओर के, ये भी और नीचे वाला भी जो ध्रुव रहेगा वो क्या है, चारों ओर के, मतलब पृथ्वी के चारों ओर का एक वृत्त समझ लीजिए जो बनेगा, जो मैंने भी बताया 360 डिग्री का जो लेयर बनता है, या अगर पूरी पृथ्वी का व्यास देखा जाए तो उसका ये चौथाई मान आता है। और यही कारण है कि 90 अंश तक हम इसको ध्रुवों तक माना जाता है। तो यही कह रहे हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक और उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ ले लें तो 90 अंश का हमारे पास अंश रेखा अक्षांश रेखाएं मिलेंगी हमें। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश में रहेंगे और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश में रहेंगे। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध वाला अक्षांश रहेगा वो उत्तरी अक्षांश रहेगा। तो हम कहेंगे कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्रुव वाला पार्ट जो है 90वां अंश है, ठीक है, और यह जो है एक पूर्णतः जो है वृत्त नहीं बनाता, ये एक सिर्फ डॉट होता है, और इसी को कहते हैं कि ये एक 90वां अंश जो है ये पूर्णतः वृत्त नहीं होता है। तो अगर कोई पूछे कि कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं तो आप जवाब देंगे 90 ऊपर 90 नीचे और एक विषुवत वृत्त लेकर 181 अक्षांश रेखाएं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने अक्षांश वृत्त होते हैं तो आप जवाब देंगे एक उत्तरी ध्रुव छूटेगा, एक दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि यह सिर्फ एक डॉट होती है, कोई वृत्त नहीं बना पाती है, इसलिए 179 जो है अक्षांश वृत्त होते हैं। तो चलिए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समान अंतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो सही है कि विषुवत वृत्त के ऊपर देख रहे हैं आप ना, इन सभी समानांतर अक्षांश रेखाओं क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश, और वही दक्षिण में स्थित जो होंगी उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। तो विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा लिखना क्या ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी अक्षांश का नाम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप कैसे समझेंगे कि हम किस अक्षांश की बात कर रहे हैं 10 डिग्री? तो इसके लिए हम बताएंगे उत्तर, तो आप समझेंगे ये ऊपर वाला भाग है, उत्तरी गोलार्ध का है, और नीचे अगर हम दक्षिण बोलेंगे तो आप समझेंगे दक्षिणी गोलार्ध का है। तो इसीलिए इसके लगाना ज़रूरी होता है। इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है।
इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजोंटे 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। वही मैंने कहा ना कि इसको लगाना बहुत अनिवार्य है, वरना इसके लोकेशन का सही पता नहीं चलेगा। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब ये देखिए विषुवत वृत्त में इसकी रेंज कितनी लंबी थी, लेकिन उससे कम, फिर और कम, फिर और कम, इसका रेंज घटता चला जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं, चलिए थोड़ा देखते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ये सब बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं, इनके नाम आप चाहिए तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। इनकी अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। और वही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलते हैं। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाएगा, और विषुवत रेखा में 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ताप कटिबंधों के बारे में चर्चा देख लें। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। क्या होता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इस रेंज को टोटल उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर में एक बार दोपहर में सूर्य इनके सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब क्या हो गया कि जो हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा है, यह इसके अलावा सूर्य और किसी भी अक्षांश पर सिर के ऊपर नहीं आता है। तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवत्र, जो कि आप 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री रख लीजिए वहाँ तक, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, यानी यहाँ से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहेगा, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवित एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवित एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षेत्र से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे यहाँ शीत कटिबंध कहलाते हैं, ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 66.5 डिग्री जो इलाका होता है, कहने का मतलब विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों से लेकर 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र रहता है, 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री का जो क्षेत्र रहता है, वह शीत कटिबंध कहलाता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यम्योत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अब चलिए देखते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि कोई भी, अभी आपने अक्षांश पढ़ा है कि विषुवत वृत्त से ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ऊपर और नीचे में हम किसी इलाके का जो है वो लोकेशन समझ सकते हैं कि इस जगह पर होगा।
लेकिन अगर हम कोई चीज़ कंपैरिजन की तुलना में देखें, जैसे देख लें कि भारत यहाँ से 8 डिग्री ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो क्या होगा, तो हम मानेंगे कि ये 8 डिग्री से चालू है और फिर क्या करें किया जाएगा, उसकी हम अक्षांश रेखा निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ 8 डिग्री से 37 डिग्री दिखा देना है, ये कोई तारीफ़ का बात तो हुआ नहीं। अब क्योंकि एक सीधी लाइन थोड़ी ना हमें बनानी है, हमें इसका पूर्व और पश्चिम का भी तो माप चाहिए होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके हम दोनों यानी पूर्व साइड और पश्चिम साइड दोनों का भी एक माप निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा भारत का विस्तार कैसे कैसे है। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें इसकी तुलना बगल वाले क्षेत्रों से करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देशांतरी याम्योत्तरों की पहचान करनी पड़ेगी कि कहाँ से यह चालू है, कहाँ से भारत का इलाका चालू है। तो चलिए अब देखते हैं। तो देशांतरी याम्योत्तर क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा है वही देशांतरी याम्योत्तर होती है। तो उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दें, देशांतरी याम्योत्तर ये अर्धवृत्त हैं। इनकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब यही आप देख लीजिए, यहाँ बीच में इतना चौड़ा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और अंत में आकर यही ध्रुव पर मिल गए हैं। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं कि इनकी जो वो होती है, बीच की दूरी होती है जो ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखिए, आप देख रहे हो एक डैश डैश करके लाइन आई है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये ग्रीनविच से निकली हुई है। तो होता क्या है कि कोई भी देशांतर रेखा आप देखिए एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को अटैच कर रही है। तो ये क्या हो गया, अगर इसके पीछे वाली लाइन भी इसमें जोड़ दें तो ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। यानी एक अकेली याम्योत्तर देशांतरी याम्योत्तर जो है वह सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, वो एक अर्धवृत्त बनाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। आप इनको देख सकते हैं, सभी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती तो सभी समान होती हैं। और क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनिच एक स्थान है ब्रिटेन में, उस ग्रीनिच वाले स्थान से जहाँ राजकीय वेधशाला स्थित है, गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मतलब वहीं इसका मेन याम्योत्तर माना जाएगा और उसी से पूर्व और पश्चिम की तरफ याम्योत्तर गिने जाएंगे कि 1 डिग्री इधर जाएगा, 2 डिग्री इधर जाएगा। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर मानेंगे। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो टोटल याम्योत्तर कितने हैं, तो टोटल याम्योत्तर 360 हो गए। अब आप कहेंगे सर 0 डिग्री क्यों नहीं किया है, तो मैं कहूँगा 160 डिग्री भी नीचे देखिए तो आप खुद देखेंगे, प्रमुख याम्योत्तर तथा 160 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसी कारण जो है ये दोनों एक ही रेखा में आ जाएंगे, तो वो टोटल कुल मिलाकर जो है 360 ही रहेंगे। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों एवं पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। तो देखिए, जैसे आपने देखा 0 डिग्री विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती थी, उसी प्रकार 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा पृथ्वी को 2 और गोलार्धों में विभक्त करती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू डॉट तथा पश्चिम के लिए अक्षर प डॉट का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री
पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक, तो वही वाली बात हो गई ना जो मैंने कहा कि अब चाहे अगर आप इसको टोटल काउंटिंग में ले लें कि 360 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री एक ही रेखा पर है, या फिर आप इसे ऐसे कह लें कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम में उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं देशांतरी अमृतों के द्वारा बनी ग्रिड के देखा। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखे जाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाला क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। ये मैप भी बाद में काम आएगा, पहले हम नीचे इसको पूरा कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अक्षांश उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। जो ऊपर समय वाला रेखा था वो अब इसके बाद पढ़ने में अच्छे से समझ पाएंगे आप। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये तो जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर सूर्य एकदम बीचों बीच चमक रहा होगा उस स्थान पर जो है दोपहर की स्थिति बनी होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और यह कहाँ घूमती है? अपने अक्ष पर। तो पृथ्वी 24 घंटे रोटेशन करने के बाद जो भाग सूर्य के सामने आते जाता है वहाँ पर दिन होती जाती है, जो भाग पीछे होता जाता है वहाँ पर शाम, और जो एकदम से पीछे चला जाता है वहाँ रात हो जाती है। तो ऐसा वो अपने प्रतिदिन अपने अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण होता रहता है। और वही कह रहा है कि वह 24 घंटे में 360 डिग्री यानी एक घूर्णन कंप्लीट कर लेती है। वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये देशांतर की बात हो रही है कि पृथ्वी कैसे अपना टाइम रोटेशन चेंज करती है, यानी वह 1 डिग्री जो है 4 मिनट में घूम जाएगी। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 60 मिनट। कहने का मतलब 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटे पीछे होगा, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। उससे पहले मैं आपको आगे ले चलूँ, ये वाला जो फिगर था कि चित्र 2.8, इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। ये वो वाला फिगर नहीं दिखाना चाहता है, ये ऊपर का एक फिगर था जो ये वाला है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो ये ग्रीनिच वाला पार्ट है, ये देख रहे हैं ना, इंग्लैंड के पास लिखा है कि जी, ये ग्रीनिच रेखा है। तो ग्रीनिच रेखा आप देख सकते हैं कैसे होकर निकली है। तो इसके जो
पूर्व दिशा में देश हैं वहाँ पर देखिए +1 +2 ऐसे करके आगे बढ़ा रहा है। जो माइनस दिशा में है वो -1 -2, ये क्या है -1 -2, तो ये जो है ये शो कर रहा है कि कितने जगहों पर ग्रीनिच समय से कितने घंटे आगे हैं। कहने का मतलब ये 15-15 डिग्री दूर वाले देश हैं। आपने अभी पढ़ा ना पीछे कि 15 डिग्री पर 1 घंटा जो है आगे समय चला जाता है, तो वही 15 डिग्री की बात कर रहे हैं कि हर 15 डिग्री दूर वाले देशों में देखिए पूर्व की तरफ जाने पर हर 15 डिग्री पर 1-1 घंटे प्लस होते चले जा रहे हैं। जो कि पृथ्वी 24 घंटे घूमती है तो इसे 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और यही कारण है कि जब ये अपने अक्ष पर घूमती है तो हम इसे 24 टाइम जोन में डिवाइड करते हैं और 15-15 डिग्री के हिसाब से उसे हम आगे पीछे दोनों तरफ ग्रीनिच से रखे हुए हैं। तो जो ग्रीनिच के पूर्व में है वो देश जो है ग्रीनिच के समय से आगे होंगे, और जो देश ग्रीनिच के पीछे हैं वो ग्रीनिच समय से कम पर होंगे। जैसे मान लीजिए आज को मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए अभी ग्रीनिच में 12 बज रहे हैं, तो कोई देश उससे 15 डिग्री आ गया तो उस समय इस टाइम क्या हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा। और वही अगर कोई देश ग्रीन समय से 15 डिग्री पीछे है तो उस समय क्या हो रहा होगा, वो उससे 1 घंटा पीछे होगा। यह बात कोई 15 डिग्री की बात नहीं है। आप देखिए यहाँ 1 डिग्री का भी अपने आप में एक महत्व है। जैसे कोई देश अगर ग्रीनिच से 1 डिग्री हम कहें आगे है तो वह ग्रीनिच समय से 4 मिनट आगे होगा। और कोई देश अगर 1 डिग्री ग्रीनिच समय से पीछे है तो वह ग्रीनिच समय से 4 मिनट पीछे होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। तो अगर हम मान लेते हैं ग्रीनिच में 12 बज रहे हैं, कोई देश ग्रीनिच से 1 डिग्री आगे है तो उसमें क्या हो रहा होगा, वहाँ हो रहे होंगे 12:04। और कोई अगर ग्रीनिच समय से 1 डिग्री पीछे होगा तो वहाँ टाइम हो रहा होगा 11:56। तो यही होता है कि 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए, सब में 4-4 का गुणा करते जाइए तो वो उतना आगे और पीछे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग वापस वहीं चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ग्रीनिच के बाद, और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत जहाँ लिखा है यह भारत ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे है और पाकिस्तान इससे 5 घंटे आगे है। तो यानी भारत और पाकिस्तान के बीच आधे घंटे टाइम जोन का अंतर आता है। यानी अगर हमारे यहाँ 12 बज रहे होंगे तो पाकिस्तान में 11:30 बज रहे होंगे। चलिए हम पीछे आते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। कहने का मतलब हम कहीं अगर जैसे जाने के लिए तैयार हैं और हमें मान लीजिए 12 बजे ट्रेन पकड़नी है, और अगर हर जगह का मानक समय अपना अलग अलग होगा तो हमें उस इलाके के मानक समय के आधार पर तैयार होना होगा। और अगर गलती से हमने अपना समय समझकर तैयारी कर ली तो हर हाल में वो ट्रेन छूटेगी, या कहीं भी जाना होगा तो वो हमारा जो गोल है जहाँ जाना होगा वो निश्चित रूप से जो है बेकार जाएगा और हम असफल होंगे कहीं पहुंचने में, कहीं आने जाने में। तो इसके लिए ऐसा माना गया है कि पूरे देश के लिए मात्र एक जो है मानक समय माना जाए जो पूरे देश के लिए लागू हो। इसका सल्यूशन क्या निकाला गया, चलिए देखते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो यही सल्यूशन है कि किसी देश का जो बीचों बीच वाला भाग होगा उसी से देश का जो है स्थानीय समय निकाला जाए। तो इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 अंश पूर्व, कहने का मतलब 82 डिग्री 30 मिनट
मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर आवाज़ से आप लोग एक बात याद रखेंगे कि भारतीय मानक समय जो है वह है 82.5 डिग्री, कहने का मतलब ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। कबीर भोपाल के एक निकट के एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में समय में क्या अंतर? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.30 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जैसा कि मैंने बताया भी। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है और यही कारण है कि हर एक मानक क्षेत्र लगभग जो है एक एक घंटे के रेशियो पर शो किया जाता है। और उस एक एक घंटे यानी 15 डिग्री के अंदर जितने भी देश आएंगे वो डिग्री के अनुसार जो है, जैसे 4 डिग्री 5 डिग्री के अनुसार एक दूसरे से जो है 20 मिनट 25 मिनट इस रेंज में बाहर और कम होते रहेंगे। आने वाला उस देश से अपने पड़ोसी देश की अपेक्षा थोड़ा समय ज़्यादा, फिर उसका आगे वाला उससे ज़्यादा, ऐसे होता चला जाएगा। और यही हाल पश्चिम की तरफ देशों में क्या होगा, उनके जो देश हैं उनसे 4 मिनट 5 मिनट जो भी मतलब जिस एंगल में भी हैं, जैसे अगर 15 डिग्री में हैं तो 1 घंटा है और 16 डिग्री में हो गए तो वो उनसे 4 मिनट और कम हो गए, फिर 17 डिग्री वाले उनसे और 4 मिनट कम हो गए, तो वो पश्चिम में जाने वाले देश और 4 डिग्री कम होते जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। और बस फिर एक बार वही गुजारिश कि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग अगर लाइक कर देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को कि सपोर्ट करने के लिए हमारी फैमिली है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।